जी हाँ, नमस्कार। पीएसपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और पीएसपी परिवार सदैव आपकी दीर्घायु की कामना करता है। पूर्व की कक्षाओं में हमने पढ़ा था ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है ज्वालामुखी के प्रकार। हमारा आज का टॉपिक का नाम है ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार, टाइप ऑफ वोल्केन्स, यानी कि ज्वालामुखी के उद्भेदन की प्रक्रिया तथा उसके समय में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। जो ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है इस प्रक्रिया में कुछ अंतर पाया जाता है। कुछ ज्वालामुखी तो भयंकर आवाज के साथ, विस्फोट के साथ प्रकट होते हैं तथा कुछ दूसरे ज्वालामुखी जो शांत रूप से दरार में प्रकट होते हैं, जबकि कुछ ज्वालामुखी उद्भेदन के बाद ही शीघ्र शांत हो जाते हैं। यानी कि टाइप्स अलग अलग उस प्रकार से होते हैं। कोई तो बहुत भयंकर आवाज़ के साथ प्रकट होते हैं, कुछ आवाज़ के साथ प्रकट तो होते हैं पर कुछ समय बाद शांत हो जाते हैं। कोई धीरे धीरे प्रकट होते हैं और धीरे धीरे उससे तरल लावा निकल जाता है। इसमें कुछ ज्वालामुखी ऐसे भी होते हैं जो कुछ समय के लिए शांत पड़ जाते हैं, परंतु कुछ ज्वालामुखी अवकाश के बाद पुनः जागृत हो जाते हैं। कुछ ज्वालामुखी तो अत्यधिक मात्रा में लावा आदि पदार्थ बाहर निकालते रहते हैं, जबकि कुछ अल्प मात्रा में प्रकट होते हैं। और इसके आधार पर उसकी अवधि के कारण उनको अनेक भागों में बांटा गया है। इसमें अवधि के आधार पर व उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी प्रकार को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ज्वालामुखी उद्गार का वर्गीकरण। ज्वालामुखी उद्गार का वर्गीकरण। केंद्रीय उद्भेदन और दरारी उद्भेदन, इसके दो पार्ट हैं। केंद्रीय उद्भेदन और दरारी उद्गार की अवधि के अनुसार। अवधि की केंद्रीय उद्भेदन वाले जो ज्वालामुखी हैं उनमें उसके पार्ट है, उन्होंने कर रखे हैं। पहला है हवाई तुल्य, दूसरा है स्ट्राम्बोली, वल्केनी तुल्य, वल्केनियन तुल्य, चौथा विसुवियस, और पांचवा है पिलियन तुल्य। और यहाँ दरार उत्पेदन का उनका टाइप नहीं है। और उद्गार की अवधि के अनुसार में पहला है सक्रिय,
दूसरा प्रसूप, तीसरा जो है शांत ज्वालामुखी। ये हुआ। अब हमें जो अध्ययन कर रहे हैं, हमें वो कर रहे हैं पहले ही उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार का वर्गीकरण में उद्गार के स्वरूप तीव्रता के आधार पर पहला जो इस प्रकार का वर्गीकरण है उसको हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर उद्गार के स्वरूप के आधार पर उद्गार के स्वरूप तथा तीव्रता के आधार पर वर्गीकरण। ज्वालामुखी उद्गार को प्रायः दो रूप होते हैं। प्रथम एक छिद्र तथा नली या द्रोणी के सहारे, जहाँ अत्यधिक लावा पदार्थ तथा गैसें, विखंडित पदार्थ बड़े बड़े धमाके के साथ धरातल पर प्रकट होते हैं। द्वितीय, जब गैस में तीव्रता की कम होती है तो वह एक लंबी दरार के सहारे तरल लावा शांत रूप में बाहर निकलता है और विस्तृत मोटी व पतली जगह लावा की मात्रा के अनुसार वह धरातल पर फैल जाता है। अक्सर ये देखा गया है ज्वालामुखी वर्गों को केंद्रीय उद्गार और दरार उद्गार वाले में यहाँ पर बांट रहे हैं। पहला ही है उसका वर्गीकरण में केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। अतः केंद्र से जिस ज्वालामुखी का उद्गार होता है वह केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी है। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। यहाँ पर केंद्रीय उद्गार से प्राय जो सकड़ी नली के रूप में एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पर एक ज्वालामुखी का चित्र जो केंद्रीय उद्गार के लिए बारे में बता रहा हूँ। इस नली के माध्यम से, यानी कि इस नली के माध्यम से जो विस्फोट के साथ साथ में जो ज्वालामुखी बाहर निकलता है उसको उन्होंने केंद्रीय उद्गार ज्वालामुखी नाम दिया है। केंद्रीय उद्गार ज्वालामुखी, यानी कि ये ज्वालामुखी नली अत्यधिक मात्रा में गैस भी बाहर निकलती है और दबाव कम होने से बड़े गैस तीव्रता से भूपटल से नीचे के भाग पर धक्के लगती है। जहाँ कहीं भी भूपटल कमजोर मिलता है, धरातल का कोई भाग जहाँ कमजोर मिलता है भूपटल का, वहाँ पर गैसें उस धरातल को तोड़कर भयंकर आवाज के साथ अत्यधिक तीव्रता धरातल पर प्रकट होती है, जिसके परिणाम स्वरूप लावा पदार्थ अत्यधिक ऊंचाई तक आकाश में चला जाता है तथा वाष्प व गैस व धूल की अधिकता के आकाश में अत्यधिक दूर तक जाके घनघोर बादलों की तरह छा जाता है। जब यह तीव्रता से होते हैं उस प्रकार से, तो वहां बादलों की तरह पूरे आकाश में यह छा जाते हैं। थोड़ी देर बाद लावा विखंडित पदार्थ इस प्रकार गिरने लगता है जैसे चट्टानों के टुकड़ों पर वर्षा हो रही है। जब वही लावा जब काफी ऊंचाई तक जाता है और धरातल पर नीचे गिरता है तो ऐसा लगता है कि उस लावा की बरसात हो रही है। छोटे छोटे टुकड़े धरातल पर चट्टानों पर गिरते हैं, जिसको लावा वर्षा भी कहते हैं। कभी कभार इनका आकार शंकु न होकर गुंबद व टीले के समान होता है। वे ज्वालामुखी जिनके छिद्रमुख की व्यास कुछ 100 फीट से अधिक नहीं होता है और आकार में गोली और करीब करीब गोल होता है,
जिससे गैस व लावा विघटित पदार्थ अधिक मात्रा में विस्फोटक उद्भेदन के साथ आकाश में काफी ऊंचाई तक प्रकट होते हैं, जिन्हें केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी होते हैं। अर्थात जिन ज्वालामुखियों के मुख से केंद्रीय नली के द्वारा जो उद्गार होता है और जो काफी ऊंचाई तक जाते हैं, ऐसे ज्वालामुखी को, ऐसे स्टार को, उनको केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी का नाम दिया है। अब केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी की नाम बात करते हैं, जिनका मुख केंद्र के द्वारा होता है, ऐसे ज्वालामुखी। ठीक है, इस प्रकार के ज्वालामुखी जो होते हैं वह काफी विनाशकारी होते हैं, क्योंकि इसमें अक्सर उद्गार से समय भयंकर भूकंप भी आ जाते हैं तथा शंकु का अधिकांश भाग विस्फोटित होकर के वायु में उड़ जाता है। क्योंकि जब ये भयंकर तीव्रता से आते हैं तो उनके कारण जो उनके छिद्रों के ऊपर जिन शंकुओं का लावा के द्वारा शंकुओं का निर्माण होता है वह उस भयंकर विस्फोट के कारण उड़ जाते हैं, ऐसा होता है। यहाँ पर यह आपस में कि सभी केंद्रित वाले जाल भी एक समान न होकर के भयंकर भी नहीं हुआ करते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो काफी शांत होते हैं, जिनका उद्गार केंद्रीय उद्गार वाले होते हैं। इसमें अक्सर यह देखा गया है कि यह ज्वालामुखी हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली, वोल्केनो और पिलियन तुल्य प्रकार के भी ज्वालामुखी होते हैं। कुछ विद्वानों ने तो इसको 4 प्रकार से बांटा है, तो कुछ विद्वानों ने 6 प्रकार से बांटा है। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखियों को कुछ ने 5 प्रकार, कुछ ने 4 प्रकार अलग अलग बांटा है। हम यहाँ पर आपके उन केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखियों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे और आपको बताएंगे। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी के प्रकार। तो पहला ही उसका प्रकार आ रहा है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। हवाई तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार का ज्वालामुखियों का उद्गार काफी शांत ढंग से होता है तथा उनका विस्फोट भी बहुत ही कम होता है। इसका मुख्य कारण इनका लावा जो होता है वो काफी पतला होता है और गैस में तीव्रता की कमी होती है, यानी कि उसमें इतना भयंकर नहीं होता है हवाई तुल्य प्रदेश में। इस कारण इसकी गैसें भी धीरे धीरे लावा से अलग होकर भूपटल पर प्रकट होती हैं, धीरे धीरे जब निकलती है और लावा काफी पतला होता है और धरातल में काफी दूर तक फैलता है और गैसें भी काफी ऊंचाई तक नहीं जाती। इससे निकलने वाले जो विखंडित पदार्थ हैं वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, यानी कि विखंडित पदार्थ इस हवाई तुल्य ज्वालामुखी में बहुत ही कम निकलते हैं। उद्गार के समय लावा के छोटे छोटे लाल पिंड गैसों के साथ ऊपर उछाल दिए जाते हैं। जब वायु द्वारा ये लाल पिंड रोक ले जाते हैं तो लगता है कि आकाश में लाल पिंड गैसों की तरह उड़ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जब यह हवा के द्वारा, उस गैस के द्वारा लाल पिंड ऊपर उठते हैं और ऊपर उठने के बारे में वायुमंडल हवा उनको रोक लेती है, उनको कम कर दिए, तो ऐसा लग रहा है कि टिक में तारे उस वायुमंडल में दिखते हैं और धीरे धीरे वह नीचे गिरते हैं। जब वायु द्वारा ये लाल पिंड रोक ले जाते हैं तो लगता है कि आकाश में लाल पिंड केशों के समान, यानी कि लंबे लंबे बालों के समान, केशों के समान दिखाई देते हैं। हवाई तुल्य के लोग इसे अपनी अग्नि या पीली देवी की समझते हैं। वहाँ के हवाई तुल्य के लोग इस प्रकार के ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो उसको एक देवी का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वह उस देवी के केश बाल को कहते हैं। हवाई तुल्य उस केश के बालों को देवी के बाल के रूप में उसको कहते हैं। इस प्रकार का उद्गार खासकर हवाई द्वीप पर ही होता है, जिस कारण से इस ज्वालामुखी का नाम हवाई द्वीप ज्वालामुखी रखा गया है। क्योंकि केशों के समान दिखने वाला ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है तो हवाई तुल्य प्रदेशों में ही पाया जाता है, इसलिए उसको
पीली देवी के नाम से यानी केशों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। अब दूसरे जो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी की हम बात करते हैं, तो दूसरा हमारा ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली। दूसरा हमारा ज्वालामुखी है कौन सा? स्ट्राम्बोली। स्ट्राम स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार का ज्वालामुखी प्रथम प्रकार के अपेक्षा कुछ अधिक तीव्रता से प्रकट होते हैं, यानी कि जो हवाई तुल्य की अपेक्षा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो होता है वह काफी तीव्रता से प्रकट होता है। जब गैसों के मार्ग में रुकावट आ जाती है तो कभी कभार यह विस्फोट के साथ उद्गार होते हैं। बहुत सी बार क्या होता है कि इनकी नलिका में जो गैस होती है वो रुक जाती है, तो वो काफी तीव्रता के साथ में, प्रेशर के साथ में निकलते हैं। यद्यपि लावा पिंड में एसिड की मात्रा तो काफ़ी कम होती है, क्योंकि इनके लावा जो पिंड होता है उसमें एसिड की मात्रा की कमी होती है। फिर भी हवाई प्रकार के ज्वालामुखी की अपेक्षा यह अधिक पतला व अधिक हल्का नहीं होता। हवाई तुल्य में जो होते हैं उससे ज़्यादा ये पतले व नहीं होता है। इस तरह के लावा में विखंडित पदार्थ जैसे ज्वालामुखी धूल, झामक, अवस्कर तथा ज्वालामुखी बंद के उद्गार के समय निकलते हैं। उसके उद्गार के समय ज्वालामुखी के बम, झामक, ज्वालामुखी धूल और अवस्कर नामक विखंडित पदार्थ बाहर निकलते हैं, जो अधिक ऊंचाई पर जाकर पुनः ज्वालामुखी क्रेटर पर गिर जाते हैं। यानी कि थोड़ी दूर ऊंचाई पर जाकर के उस ज्वालामुखी का जो मुख होता है, क्रेटर होता है, उस क्रेटर के अंदर गिर जाते हैं। इस प्रकार का उद्गार भूमध्य सागर के सिसिली द्वीप में कहाँ पर होता है? इस प्रकार का उद्गार भूमध्य सागर के सिसिली द्वीप में, सिसिली द्वीप पर इस प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार होता है। यहाँ लिपारी द्वीप में स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी पाया जाता है, और सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है लिपारी द्वीप में स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। ऐसे प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आएंगे, चाहे किसी कंपनी से एग्जाम में हो, तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर ले। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी पाया जाता। इसी के नाम से इस तरह के उद्गार वाले ज्वालामुखी को स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। इसी के नाम के कारण ही इस प्रकार के ज्वालामुखी को स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। यद्यपि स्ट्राम्बोली से सतत उद्भेदन होता रहता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि इस प्रकार के ज्वालामुखी से सतत उद्भेदन हो। यानी कि वैसे तो स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी से निरंतर उद्भेदन होता रहता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि यह उद्भेदन होता रहे। इस प्रकार से यहाँ पर तीसरे प्रकार का जो ज्वालामुखी आपका है वह है वल्केनो तुल्य। वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार का ज्वालामुखी प्रायः विस्फोट एवं भयंकर उद्गार के साथ प्रकट होते हैं। वोल्केनो नाम से ही स्पष्ट है जिस ज्वालामुखी से मुख से भयंकर उद्गार और विस्फोट से प्रकट होते हैं। इससे निश्चित लावा इतना चिपचिपा व लसदार होता है कि दो उद्गारों के बीच ज्वालामुखी छिद्र पर जमकर उसे ढक देता है। बहुत सी बार इसमें अक्सर ये देखा, इसका लावा जो होता है वो चिपचिपादार और लसदार और इतना गाढ़ा होता है कि वह ज्वालामुखी के मुख पर ही जम जाता है। दो उद्गारों के बीच ज्वालामुखी छिद्र को ढक देता है। इस प्रकार से गैसों के मार्ग में भी अवरोध हो जाता है, क्योंकि उसके मुख से अंदर से जो गैसें निकलती है उसके मार्ग में भी अवरोध पैदा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप गैस अधिक मात्रा में होकर तीव्रता के साथ अवरोध को उड़ा देती है।
बहुत सी बार क्या होता है कि उस तीव्रता के साथ में उस गैस जो होती है उस लावा के जो जम गया उस लावा को साथ में उड़ा लेती है। इस कारण यह ज्वालामुखी मेघ काफी दूरी तक छा जाते हैं और इसका आकार प्रायः फूल गोभी के समान हो जाता है। अक्सर इसका आकार आपने देखा होगा छोटे रूप से फूल गोभी के समान इसका आकार काफी ऊंचाई तक हो जाता है। अतः इसको फूल गोभी वाला ज्वालामुखी भी कहते हैं। इस पे उद्गार से एसिड से पैठिक लावा सभी प्रकार का लावा निकलता है। इसके जो उद्गार से जो निकलता लावा जो पैठिक लावा यानी कि बेसिक लावा होता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी का नामकरण भूमध्य सागर से लिपार द्वीप से प्रसिद्ध वोल्केनो के आधार पर किया गया है। यह भी भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप के आसपास वेलकोनो तुल्य ज्वालामुखी नाम पड़ा है। इसका प्रत्येक उद्भेदन पिछले उद्गार से निर्मित लावा से परत को उड़ा देता है, यानी कि पिछला लावा को पिछले को उड़ाते उड़ाते हुए चलता है। अब चौथे प्रकार का जो ज्वालामुखी है वह है पिलियन तुल्य। पिलियन पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं तथा इनका उद्गार सबसे अधिक विस्फोटक एवं भयंकर होता है। इनसे निकला लावा सबसे अधिक चिपचिपा बलसदार होता है। उद्गार के समय ज्वालामुखी नली में लावा कठोर पट्टी के रूप में जम जाता है तथा उद्गार के समय भयंकर गैस से तीव्रता को तोड़कर आवाज विखंडित करती है। ये वल्कनों की तरह ही होता है। इससे निकल लावा विखंडित पदार्थ सर्वाधिक होते हैं। सबसे अधिक अगर विखंडित पदार्थ और निस्तृत लावा अगर किससे निकलता है तो वो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी से निकलता है। और प्रज्वलित गैसों के कारण ज्वालामुखी मेघ प्रकाशमान हो जाते हैं। बहुत सी बार तो ये इससे जो लावा निकलता है वह काफी बादलों की तरह प्रकाशमय हो जाता है। इसका पहला 8 मई 1902 को मार्टिनिक द्वीप में पीली ज्वालामुखी में भयंकर उत्पेदन हुआ था। इसी आधार पर अत्यधिक विस्फोट उद्गार वाले ज्वालामुखी को पीली तुल्य ज्वालामुखी भी कहते हैं, यानी कि पीली तुल्य ज्वालामुखी विस्फोट और उद्गार के कारण इसके उद्गार से पहले शंकु या गुंबद पूर्णतः या अधिकांश नष्ट हो जाते हैं। इस तरह जावा के सुमात्रा व सुंडा जलडंबू में 1883 में क्राकोटोवा ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। कब हुआ था? 1883 में क्राकोटोवा में हुआ था। इससे पुराने शंकु हवा की तरह उड़ गए थे। भयंकर गैस व वाष्प के कारण काफी कुछ 27 से 28 किलोमीटर दूर बादल में गिर गए थे। इतना ही नहीं, इसके उद्गार के समय प्रथम उद्गार में केवल एक दिन बाद ज्वालामुखी व धूल व राख वाष्प में बदलकर 80 किलोमीटर ऊंचाई तक आकाश में पहुंच गए थे। यानी कि जितनी भयंकर गति से होता है 100 से 80 किलोमीटर दूर आकाश में ऊंचाई तक उड़ गए थे। द्वीप में 2/3 भाग सागर में निमज्जित हो गया था। उद्गार में भयंकर आवाज 3000 मील अर्थात 4800 किलोमीटर तक ऑस्ट्रेलिया में सुनाई देती है। जिस गति से भयंकर उद्गार करते हैं तो पूरे जहां लिपारी द्वीप के आसपास में इसका उद्गार हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया तक इसकी आवाज सुनाई दी थी। भूकंप के कारण यहाँ पर अनेक प्रकार की लहरें भी उठ चुकी थी। सन 1911 में पिलियन द्वीप समूह व माउंट ताल में भी भयंकर उद्गार हुआ था। लास्ट अपना पांचवा जो है अंतिम वह है विसुवियस विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। विसुवियस प्रकार के ज्वालामुखी वेलकोनी की तरह होते हैं। अंतर केवल इसमें इतना होता है कि वह गैसों की तीव्रता के कारण लावा पदार्थ आकाश में अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है, परंतु ज्वालामुखी बादल का आकार फूल गोभी के समान हो जाता है। जब विस्फोटक पदार्थ काफी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं तो गैस व वाष्प निर्मित ज्वालामुखी बादल में गोलाकार हो जाते हैं। इस प्रकार का उद्भेदन भी विसुवियस प्रकार का हुआ था, जहां सर्वप्रथम पर्यवेक्षण प्लिनी महोदय ने
इसका आविष्कार किया था, यानी कि प्लिनी महोदय जो था उसने थे। इस प्रकार से प्लिनी नाम से इसको पिलियन तुल्य ज्वालामुखी या विश्व ज्वालामुखी कहते हैं। आज के लिए इतना ही केंद्रीय उद्गार के। कल वापस हम दरारी उद्गार के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।